प्यार, दूसरी तरफ शादी और इनके बीच जब एंट्री होती है किसी तीसरे शख्स की, तो रिश्ता सिर्फ टूटता है या कभी कभी अपराध तक पहुंच जाता है। मध्य प्रदेश का राजा रघुवंशी हत्याकांड हो या फिर मेरठ का नीला ड्रम कांड, पुणे का केतन मर्डर या फिर हाल ही में राजस्थान के श्री गंगानगर में पति को प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतारने वाली वारदात। सवाल ये है कि क्या इन सबका कनेक्शन कुंडली से होता है? क्या कोई एक ग्रह अफेयर के लिए जिम्मेदार होता है? क्या हर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के पीछे ग्रह दशा होती है? आज के इस पॉडकास्ट में हमारे इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पूजा भाटिया जी। तो पूजा जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या वाकई कुंडली देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि कोई तीसरा शख्स हमारी ज़िंदगी में आने वाला है? बिल्कुल, देखिए कुंडली में कुछ प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ सकता है या नहीं आ सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग किस वजह से हो सकती है, क्योंकि कई बार हमारी दशाएं इतनी नेगेटिव चल रही होती हैं कि आप कपल हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, तो इश्यूज़ आ सकते हैं। और जब ऐसे नेगेटिव ग्रह गोचर दशाएं चलती हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की एंट्री भी बहुत क्लियरली नज़र आती है। तो कुंडली से थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, ब्रेकअप्स, किस टाइम पे आप रिलेशनशिप में आएंगे, किस टाइम पे आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, मैरिज का क्या टाइम है, ये सब बहुत क्लियरली दिखता है। तो पूजा जी, आपने ये बताया कि कुंडली से बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आपकी लाइफ में कोई आ सकता है या नहीं आ सकता। अभी हमने अपने पॉडकास्ट की शुरुआत में कुछ क्राइम की घटनाओं का जिक्र किया था, जिसमें जो सोनम का जो मध्य प्रदेश वाला केस था वो, इसके अलावा अभी हाल ही में श्री गंगानगर में एक केस सामने आया जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। तो अगर कुंडली ये सब कुछ बता सकती है तो क्या हम इन सब ये सारे जो केसेस हैं, क्या इनको रोक नहीं सकते? देखिए, बिल्कुल रोक सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आपकी कुंडली में लड़के की या लड़के की, दोनों में से किसी भी कुंडली में अगर क्रूर ग्रह आपके लगन में बैठे हैं तो ऐसे लोग ना बहुत डेयरिंग होते हैं। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अगर मैरिज में नेगेटिव दशाएं भी आ गई, उन्हीं क्रूर ग्रहों की दशाएं भी आ गई, तो वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। जैसे अगर लगन में मंगल या राहु का इम्पैक्ट है तो ऐसे लोग बहुत डेयरिंग होते हैं, वो एग्रेशन में कुछ भी कर सकते हैं। तो जनरली जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो ऐसे में मैं ये एडवाइस करती हूँ कि सिर्फ आप ये मत देखिए कि कितने गुण मैच कर रहे हैं, आप ये भी देखिए कि सामने वाले की पर्सनालिटी क्या है। सामने वाला एग्रेसिव है, एडजस्टेबल नेचर का है, ज़िद्दी है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए जब आप किसी के साथ शादी के लिए रिश्ता तय करते हैं। तो यानी कि ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जब 36 गुणों पे जोर डालते हैं तो वो कुंडली पर भी जोर डालें, ताकि भविष्य में होने वाली किसी भी आपराधिक घटना या कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट अगर उनकी शादीशुदा ज़िंदगी पर पड़ने वाला हो, उसे रोका जा सके। तो अगर हम बात करें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है? देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत सारे ग्रह जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्र की बात करूंगी। अगर आपका शुक्र जो है अच्छी स्थिति में नहीं है, कॉम्बिनेशन में राहु के साथ है, मर्करी के साथ है, मार्स के साथ है, तो कहीं ना कहीं ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की टेंडेंसी देता ही देता है। और अगर ऐसे में गोचर में राहु बुध कनेक्ट हो गए, या आपकी दशा पैटर्न में राहु वीनस या वीनस राहु या वीनस मून या मंगल में शुक्र, कुछ इस तरह की दशाएं कॉम्बिनेशन में आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होता ही होता है उन दशाओं में। अगर हम बात करें, अभी कुछ दिन पहले जो राजा रघुवंशी वाला केस हुआ था, उसमें पुलिस ने हत्या की वजह उसका प्रेम संबंध बताया था कि सोनम का प्रेम संबंध उसकी हत्या की वजह बना। तो क्या जब शादियां हम फिक्स करते हैं उस समय इस चीज़ का पता लगाया जा सकता है कुंडली के ज़रिए कि ये लड़की या ये लड़का ऑलरेडी
अफेयर में है या किसी के साथ ऑलरेडी इसका रिश्ता चल रहा है, ताकि वहाँ हम उस संबंध को जोड़ने से पहले सोचें? बिल्कुल, ऐसा बहुत क्लियरली कुंडली में दिखता है। हमारे पास तो बहुत सारे केसेस आते हैं और मैं उनको क्लियरली सजेस्ट करती हूँ कि आप एक बार ये क्वेश्चन ज़रूर पूछिए कि क्या ये शादी अपनी मर्ज़ी से कर रही हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पास में इनका रिलेशनशिप बहुत क्लियरली दिख रहा है। देखिए, ये क्लैरिटी लेना आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली प्रेशर में आके लोग दूसरी जगह शादी तो कर लेते हैं, लेकिन अपना एक्स, अपना प्रीवियस लाइफ पार्टनर जो उनका होता है, जिनके साथ वो रिलेशनशिप में होते हैं, उनको नहीं भूल पाते हैं। कुंडली में ग्रह दशाएं बहुत क्लियरली दिखाती हैं कि इस बंदे का किसी न किसी साथ रिलेशनशिप रहा होगा या ऑलरेडी चल रहा है या ब्रेकअप हो गया है। तो अगर हम इतना भी इंडिकेशन अगर अपने जो हमसे कुंडली मैच करवाने आते हैं उनको दे दें, तो मुझे लगता है कि काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी और आप एक अरेंज मैरिज प्रपोजल में आप क्लैरिटी के साथ जाएंगे और पहले ही डिस्कस कर लेंगे कि ये शादी मर्जी से हो रही है या नहीं हो रही है, या आपका पास्ट रिलेशनशिप कंटिन्यू है या नहीं है। तो इससे मैरिज बेहतर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और कई बार ऐसी सिचुएशंस भी देखी गई हैं कि जो लोग बिफोर मैरिज बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं और जब किसी अनदर पर्सन के साथ उनकी शादी हो जाती है जी। तो कमाल का कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ जाता है। वो क्राइम भी कर बैठते हैं, वो अपनी बीवी के सामने या परिवार के सामने अपने उस रिश्ते को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर वही शख्स शादी होने से पहले इतना डरा हुआ या दबा हुआ कैसे खुद को महसूस कर लेता है कि वो शादी के लिए मना नहीं कर पाता? इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है? देखिए, इसमें ना कई होते हैं जो फैमिली प्रेशर में आ जाते हैं। ठीक है, फैमिली प्रेशर मींस बहुत सारे हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि जहाँ पे पेरेंट्स से इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, क्योंकि ये इंटरकास्ट मैरिज होती है, इंटर रिलीजन मैरिज होती है। तो ऐसे में फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे में लोगों को पता होता है कि ये लड़की पर्टिकुलरली मेरी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। रिलेशनशिप के टाइम पे तो सिर्फ लड़का लड़की होते हैं, बीच में फैमिलीज नहीं होती हैं। तो ऐसे में कई लोगों को ऑलरेडी क्लियर होता है कि ये इंसान मेरी फैमिली में एडजस्ट नहीं हो पाएगा। कई लोग एडवांस में बता देते हैं कि भाई हम मैरिज के लिए नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ ठीक है, इफ़ इट्स अ रिलेशनशिप, इफ़ यू आर ओके विद दैट वी कैन कंटिन्यू। ऐसे केसेस भी आते हैं। हाँ, अब ये चीज़ बहुत गलत है कि आप पहले किसी इंसान को बोलें कि हाँ हम शादी भी करेंगे और बाद में माँ बाप और फैमिली के नाम पे पीछे हट जाएं। ये भी ग्रह नक्षत्र बहुत दिखाते हैं, क्योंकि कई लोगों का चंद्रमा लगन में होता है या चंद्रमा में राहु या राहु चंद्रमा की ऐसी दशाएं चल रही होती हैं जो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। इंसान ना बहुत इनडिसिसिव हो जाता है, या फिर इतने साल के रिलेशनशिप के बाद उन्हें ये पता चल जाता है कि इस इंसान के साथ मैं ज़िंदगी तो नहीं अपनी बिता सकता। रिलेशनशिप तक तो ठीक है, लेकिन ये इंसान मेरी फैमिली में एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा, या ये इतना लड़ता है या बहुत ज़िद्दी है। इस तरह के आपको जब एक इंसान की पर्सनालिटी इतने साल साथ रहने के बाद पता चल जाती है, तो वो विलिंगली फैमिली को भी एक्सक्यूज़ बना देते हैं कई बार कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, जबकि इच्छा उनकी खुद की नहीं होती है। क्योंकि कई ऐसी कुंडलियाँ आती हैं जहाँ पे मैं क्लियरली बोलती हूँ कि ये लड़का चाहे तो बहुत इजीली अपनी फैमिली को मना सकता है, क्योंकि ये लड़का है ज़िद्दी, अपनी बातें मनवाने वाला है। और मेरे क्लाइंट्स अग्री भी करते हैं कि हाँ ये अपनी सारी बातें ज़बरदस्ती मनवाता है। अब ये बात क्यों नहीं मनवा रहा? क्योंकि उस इंसान का मन ही नहीं है। ऐसे में हम कुंडली भी देखते हैं, हम टैरो कार्ड से उनकी एनर्जीज भी चेक करते हैं, क्योंकि टैरो कार्ड में एनर्जीज बहुत क्लियरली आ जाती है कि ये इंसान अब आप में इंटरेस्टेड है या नहीं है, अब इसकी फीलिंग इमोशनल है या प्रैक्टिकल हो गया ये बंदा। तो वो एनर्जीज ना, जैसे इंसान का माइंडसेट चेंज होता है, एनर्जीज टैरो में चेंज हो जाती हैं। इसका मतलब आफ्टर मैरिज अचानक से उसकी एनर्जी जो है वो बदल जाती है। वो पहले डिनाई नहीं कर पाता, लेकिन आफ्टर मैरिज वो फट से अपने परिवार के सामने भी उस रिश्ते को एक्सेप्ट करने लगता है। यानी कि मतलब पुराने रिश्ते में जाने के लिए वो इतना बेचैन हो जाता है कि वो अपने करंट रिश्ते को भी ख़राब कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूजा जी, अगर हम ये पूछे, जैसे आपने भी बताया कि शुक्र ग्रह जो है अफेयर के लिए एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? या सपोज़ करिए कि कोई शादीशुदा ज़िंदगी में है, बहुत अच्छा है, उसका परिवार और दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, क्या उसमें रहते हुए भी कोई तीसरे व्यक्ति के साथ वो भावनात्मक रूप से जुड़ सकता है? और अगर जुड़ जाता है तो अगर वो कैसे खुद को कंट्रोल करे? देखिए, ये कंट्रोल तो आपकी खुद की विलिंगनेस पे है। ठीक है, इसमें कोई आपको कोई उपाय नहीं है कि आप क्या, मैं आपको कोई एस्ट्रोलॉजिकल उपाय दे दूं, वो ऐसे नहीं होता। लेकिन जब जब ग्रह नक्षत्र बदलते हैं, शुक्र की दशा आ गई, मून की दशा आ गई, वीनस मून आ गया, तो ऐसे में एक ना इमोशनल कनेक्ट आपका किसी और के साथ जुड़ता ही जुड़ता है। ठीक है, और आजकल तो देखिए वैसे भी इतना ओपन ज़माना है,
नेटवर्क का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, तो लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप हमेशा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में ही पड़ते हैं, कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त भी बनता है। ऐसे में दोस्ती से शुरुआत होती है, धीरे धीरे अट्रैक्शन, इमोशनल, क्योंकि एक वाइब मैच हो जाती है, और जब वाइब मैच होती है तो अच्छा लगना शुरू हो जाता है। फिर इंसान सोचता है कि यार इसके साथ मेरे, इसको कैसे पता चल गया कि मैं ये सोच रही थी। किसी इंसान के सोचने से पहले ही सामने वाला काम कर दे, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो अट्रैक्ट करती है सामने वाले को, और इंसान फिर भावनाओं में बहता चला जाता है। ओके, अगर हम देखें तो क्या कुंडली हमें ये भी बता सकती है कि ये जो दो लोगों के बीच एक नया रिश्ता डेवलप हो रहा है अपने पार्टनर के होने के बाद भी, क्या ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है या वाकई में अफेयर की शक्ल में आने वाले दिनों में बदल जाएगा? ऐसा कुंडली से पता लगाया जा सकता है? बिल्कुल पता लगाया जा सकता है। देखिए कई बार ना दशाएं बहुत लंबी आती हैं। अगर तो आपकी 2-3 साल की दशा आ गई तो वो क्लियरली दिखाता है लड़के और लड़की की कुंडली में कि ये रिलेशनशिप 2-3 साल तो चलेगा। अगर तो छोटा सा कोई शुक्र राहु का प्रत्यंतर आया 1-2 महीने का, तो लगता है ये पासिंग अफेयर है। ओके। और तो इससे हम जो है टाइम फ्रेम पता लगा सकते हैं कि किस टाइम पे कोई आ सकता है और किस टाइम पे उस बंदे की एग्जिट होएगी। कई बार होता है कि एक की कुंडली तो बहुत अच्छी दिखा रही होती है, दूसरे की कुंडली में दशाएं ऐसी होती हैं जो कन्फ्यूजन की सिचुएशन दिखाती हैं। तो ऐसे में दूसरा बंदा ही कई बार ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि वो कंफ्यूज है, वो कमिटमेंट के लिए राज़ी नहीं है। और इसके साथ साथ हम टैरो रीडिंग भी करते हैं। टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देता है किसी की भी एनर्जीज़ को अंडरस्टैंड करने में। जब आप टैरो चेक करते हो कि अगर मैं जानना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए क्या फील कर रहे हो, तो वो टैरो में बहुत ईजिली क्लियरली निकल पता चल जाता है। ओके, अच्छा पूजा जी ये बताइए कि क्या प्रेम संबंध और जुनून दोनों के बीच का जो फासला है वो भी कुंडली के जरिए पता किया जा सकता है? बिल्कुल पता किया जा सकता है। देखिए प्रेम संबंध में इंसान के ना इमोशंस कनेक्ट होते हैं जी। और जुनून में इंसान की जिद कंबाइन हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे आपका राहु एक्टिव हो जाता है, आपका ईगो एक्टिव हो जाता है जब जुनून की बात आती है। तो सूर्य राहु इन सब चीज़ों का कनेक्शन बहुत होता है कि भाई मैं इस इंसान को जाने नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जिद्दी हो जाता है ऐसा इंसान। अब वो आप न्यूमरोलॉजी से कह लो या आप राहु की दशाएं कह लो या फिर आप किसी का नीच का सूर्य होता है, ऐसे लोगों की ईगो बहुत हाई होती है। ओके। और अगर ऐसे में उनकी ईगो सामने वाला कोई हर्ट करके चला गया तो वो बोलेगा कि भाई मुझे तो यही इंसान चाहिए, एक बार तो चाहिए अपने सामने। ऐसे बहुत केसेस आते हैं हमारे पास जो कहते हैं कि एक बार तो ये इंसान मुझे वापस चाहिए, उसके बाद चाहिए चला जाए, लेकिन चाहिए ज़रूर, क्योंकि उन्हें अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी होती है। तो यहाँ पे जुनून और प्यार का डिफरेंस आप देख सकते हैं। ओके, अगर हम ये जानना चाहें पूजा जी कि क्या ग्रह हमें मजबूर करते हैं ये सब करने के लिए या सिर्फ एक मौका दिखाते हैं कि आपको उस रास्ते पे जाना है या नहीं जाना, वो मतलब हम इसे किस तरीके से देखें? ग्रह और कुंडली के मतलब प्रारक्ष में कैसे देख सकते हैं हम इसको? देखिए ग्रह ना आपके लिए सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ शुक्र में राहु, शुक्र में चंद्रमा, शुक्र में मंगल, राहु में शुक्र, इस तरह की आपकी दशाएं आ गई तो कोई एक इंसान आपकी लाइफ में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आप उस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे या नहीं जाएंगे। हाँ, टेम्पटेड आप ज़रूर फील करेंगे, इच्छाएं आपकी ज़रूर जागेंगी, लेकिन आपका खुद का कंट्रोल, आपकी फ्री विल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कई लोग बहुत क्लियर होते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी और थर्ड पर्सन से कनेक्ट नहीं होऊंगा। कई लोग होते हैं कि नहीं यार फैमिली लाइफ में तो गड़बड़ चली रही है, चलो जहाँ पे अच्छा मिल रहा है वहाँ कनेक्ट हो जाते हैं, एटलीस्ट कुछ तो खुशी मिलेगी ज़िंदगी में। तो हर सिचुएशन अलग अलग होती है, हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके नहीं बोल सकते कि ऐसा ही होता है। हर इंसान अलग है, हर इंसान की पर्सनालिटी अलग है, हर इंसान की ग्रह दशाएं अलग हैं, उनकी कौन सी दशा चल रही है, गोचर में क्या स्थिति है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अच्छा, अगर हम आपसे जानना चाहें, क्योंकि आप इतने सारे लोगों से मिलते हो, इतने सारे लोग आपके मतलब सामने अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, कोई ऐसा कोई मतलब इंसिडेंस जो जनरल लाइफ में बहुत कम देखने को मिला हो आपको और आप हमारे दर्शकों के साथ उसे शेयर करना चाहें? देखिए बिल्कुल ऐसे बहुत इंस्टेंसेस आते हैं, क्योंकि मेरे पास 80% तो लव रिलेशनशिप और एक्स्ट्रा मैरिटल के केसेस आते हैं। और ऐसे केसेस में अगर कुंडली में नहीं भी अगर कोई इंसान पूछता ना, तो भी मुझे क्लियरली दिख जाता है कि ये कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन से कनेक्टेड हो सकता है। हाँ, अगर कोई स्पेसिफिकली पूछता है तो मैं बहुत क्लियरली बता देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप मेरे पास आए हैं क्लैरिटी लेने के लिए तो मैं आपको क्लियरली बताऊँ ये चीज़ें। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसा केस आया जहाँ पर किसी बंदे का जो है अपने पार्टनर के अलावा
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं कहो, अट्रैक्शन कहो कि उसका अट्रैक्शन हो गया है, लेकिन वो उस चीज़ को लेकर परेशान भी है कि मैं अपने हस्बैंड को या मैं अपने पार्टनर को चीट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ऐसा कोई केस जिसमें उस इंसान ने अपने आप को वापस अपनी उसी पहली लाइफ में लौटाया हो या उसके पार्टनर ने उसकी मदद की हो, मतलब इस तरीके का कोई डिफरेंट केस आपके सामने आया? देखिए डिफरेंट केसेस अब डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसे में हम तीनों की कुंडलियाँ देखेंगे, लड़के की भी, लड़की की भी, और जो थर्ड पर्सन है उसके भी। उनकी क्या ग्रह दशाएं चल रही है, एनर्जी वाइब चेक होता है, एनर्जी रीडिंग होती है कि क्या चल रहा है। तो ऐसा रिसेंटली केस आया था जहाँ पे एक बंदा था जिसकी शादी को 2 ही साल हुए थे, और वो उसने मुझे बोला कि मेरा ना शादी में एडजस्ट नहीं हो पा रहा हूँ, 2 साल हो गए मेरी शादी में। तो जब मैंने लड़के की कुंडली देखी तो मैंने उनको बोला आप एडजस्ट कैसे हो पाएंगे, आप तो ऑलरेडी किसी और को पसंद करते हैं और शादी से पहले से ही पसंद करते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैम मैं शादी से पहले पसंद तो करता था, लेकिन उस टाइम पे मैं सीरियस नहीं था उसके साथ, तो मुझे लगा शादी मुझे नहीं करनी है इससे। लेकिन अब शादी के बाद मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मेरा अट्रैक्शन तो उसके साथ ज़्यादा है। तो मैंने जैसा हम अभी पहले बात कर जी, रहे थे बिल्कुल। कि शादी से पहले आप कॉन्फिडेंस शो नहीं करते हो, पेरेंट्स जी। को कन्विंस नहीं करते हो, और जैसे ही शादी होती है आपको पहला प्यार याद आना शुरू हो बिल्कुल, जाता तो है। उनको पहला प्यार याद आना शुरू हो गया था और उन्हें लगा कि मैं इस शादी को नहीं निभा पा रहा हूँ। हालांकि मैंने उन्हें बहुत समझाया कि जो थर्ड पर्सन से वो शादी करना चाहते हैं उसकी कंपैटिबिलिटी और आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है। आप गलती करेंगे अगर आप ये शादी तोड़कर उस इंसान के पास जाएंगे तो, क्योंकि वो लड़की जो है आपकी फैमिली में एडजस्ट नहीं हो पाएगी। और ये बात उनको भी बहुत अच्छे से पता थी कि वो लड़की बहुत ज़िद्दी है और मेरी फैमिली में एडजस्ट नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में हमें काउंसलिंग करनी पड़ती है। काउंसलिंग में हम आपको कंपैरेटिव एनालिसिस देते हैं कि ये आपकी वाइफ की कुंडली है, ये उस लड़की की कुंडली है, ये कंपैटिबिलिटी वाइफ के साथ है, ये कंपैटिबिलिटी उस लड़की के साथ है। कुछ समय दीजिए, धीरे धीरे जब दशाएं बदलती हैं तो इंसान का माइंडसेट भी अपने आप चेंज होता है। बदलने लगता है। तो पूजा जी, एक चीज़ अभी तक की हमारी बातों से जो मैंने समझी है कि हमारे जो ग्रह हैं वो वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं, लेकिन कुंडली हमें बहुत कुछ पहले ही बता देती है। तो अगर हम देखें कि अगर कुंडली से सब कुछ पता चल जाता है तो हमारे जीवन में अगर कोई तीसरा शख्स आता है तो आता ही क्यों है, उसके पीछे की क्या वजह है? देखिए हमारे ना बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स दूसरे लोगों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। कई लोगों को हम बोलते हैं ना कि राइट पर्सन रॉन्ग टाइम, ठीक है। हमें लगता है कि ओ ये इंसान मेरी ज़िंदगी में पहले क्यों नहीं आया, किसी किसी को देख के लगता है, एग्जैक्ट। ठीक है। तो ये हमारे कुछ सोल कनेक्शंस होते हैं, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शंस होते हैं कि हम उस इंसान से मिलते तो हैं लेकिन बहुत लेट मिलते हैं अपनी लाइफ में, और हमें उसको देख के ऐसा लगता है यार ये इंसान पहले आना चाहिए काश था ये मेरी मेरी लाइफ life में, में होता। काश ये पहले आता, वो एक काश रह जाता है, काश वाला। ठीक है। तो कार्मिक पैटर्न्स आपके कुछ पेंडिंग कर्मास होते हैं किसी ना किसी सोल के साथ। जैसे रिसेंटली एक केस आया था मेरे पास, वो इंसान काफ़ी सालों से अपनी मैरिज में था और एक गर्ल के साथ कनेक्ट हो गए थे एंड बड़े परेशान थे कि अब उस लड़की की भी शादी हो रही है और मेरी खुद की मैरिड लाइफ बहुत ख़राब चल रही है, तो मैं क्या करूं और ऐसा क्यों हुआ। उनका भी यही क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों हुआ कि ये लड़की मेरी ज़िंदगी में आई। तो ऐसे में हम जनरली पास्ट लाइफ रीडिंग्स भी करते हैं। तो जब पास्ट लाइफ रीडिंग्स मैंने उनकी करी तो उनका पास्ट लाइफ से कनेक्शन मुझे क्लियरली दिखाई दिया कि प्रीवियस लाइफ में भी ये लोग कनेक्टेड थे, सेम लेडी उनकी वाइफ थी और ये सेम लड़की की तरफ उनका अट्रैक्शन था, यानी पुनर्जन्म। और उस जन्म में भी वो लोग नहीं मिल पाए थे, तो इस जन्म में सेम वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। यानी कि अधूरी ख्वाहिश अधूरी कहानी नेक्स्ट जन्म में भी पूरी बिल्कुल। नहीं हो पाएगी। यानी हाँ। कि अब वो हो सकता है कि हो नेक्स्ट सकता है जन्म next में भी जन्म में उनके हो। साथ वही पैटर्न बिल्कुल। जो है तो फिर कार्मिक से। पैटर्न सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे होते हैं जिसकी वजह से आप कनेक्ट होते हैं लोगों से। ओके मैम, ये तो हुई ज्योतिषाचार्य की बात, कुंडली की बात, ग्रहों की बात, लेकिन अगर हम नॉर्मल जैसे जनरल लाइफ की बात करें तो अक्सर बोलते हैं कि थर्ड पर्सन हमारी लाइफ में तब आता है जब हस्बैंड वाइफ के बीच गैप होता है। दोनों के बीच जो गैप आता है उससे आके कोई तीसरा बंदा जो है, चाहे वो इमोशनली या मतलब फाइनेंशली या फिर फिजिकली जैसी भी नीड हो, उस हिसाब से वो एंटर करता है। तो फिर अगर कुंडली कनेक्शन माने तो फिर हम उस रिलेशनशिप को अगर हम नॉर्मल लाइफ की तरह से देखें तो उन दोनों के बीच में हम डिफरेंस कैसे करें? हम उस इंसान को कैसे कहें कि ये गलत है या ये कहें कि ये तो कुंडली का दोष है? मतलब उस सिचुएशन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए इसमें आपका माइंडसेट क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रह नक्षत्र तो अपना काम करेंगे, ठीक है। शुक्र की दशा आएगी अट्रैक्शन देगी, मंगल की दशा आएगी गुस्सा आएगा, राहु की दशा आएगी आपके मूड स्विंग्स होंगे।
तो बट आप उन ग्रह नक्षत्रों को कैसे ध्यान में रखते हुए अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई लोगों का मून राहु आता है, इतना कन्फ्यूजन हो जाता है, एंग्जाइटी होनी उनको लोगों को शुरू हो जाती है। तो ऐसे में हम उपाय भी बताते हैं कि ठीक है, अगर आपकी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी हो रही है तो आप ये उपाय कीजिए। कई बार उपायों से भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। पूरा 100% कुंडली पे सब कुछ दोष मर देना मुझे ठीक नहीं लगता है, क्योंकि आपकी फ्री विल, आपके मोरल्स, आपकी वैल्यूज़ बहुत मैटर करती हैं। कईयों को मैंने देखा है कि उनकी बहुत ख़राब कुंडली होती है, लेकिन वो मोरली बहुत हाई भी होते हैं। उनको लगता है कि नहीं, मुझे किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है। और कई लोगों की कुंडली बहुत अच्छी होती है, लेकिन बीच में कोई एक ऐसी दशा आ गई कि वो इंसान फिसल गया। तो ऐसे में काउंसलिंग और उनको टाइम फ्रेम बताया जाता है कि इस टाइम फ्रेम तक थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस रहिएगा, क्योंकि कई लोग साफ कहते हैं कि हमें इस चक्रों में नहीं पड़ना। तो फिर हम उन्हें टाइम फ्रेम बता देते हैं कि इस दशा से इस दशा तक थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहिए, अदरवाइज़ उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अगर मैं आपसे एक लाइन में समझने की कोशिश करूं, तो क्या अफेयर के बाद भी हम अपनी मैरिड लाइफ में हैप्पीली वापस लौट सकते हैं? ग्रहों में या कुंडली में कुछ इस तरीके का कोई उपाय होता है क्या? देखिए, मैरिज को सही करने के बहुत सारे उपाय होते हैं, ठीक है। और वही बात है कि बात बात पे हमें कुंडली देखनी पड़ेगी कि कुंडली क्या कह रही है। अगर कुंडली में पॉजिटिव दशाएं आ गई, सपोज अगर एक इंसान का धोखा खाने का समय चल रहा है और वो किसी ऐसे इंसान से, एक ऐसी अदर पार्टी से कनेक्ट हो गया जो सिर्फ अपने मतलब से पैसा लेने के लिए उससे आई है कि भैया ठीक है, मैं प्यार का नाटक करूँ और मैं पैसे निकलवा लूँ, और धोखा खाने का समय आ चुका है और वो उनसे पैसे ऐंठे जा रही है। बहुत केसेस आते हैं जहाँ पे लड़कियाँ आजकल वाइफ्स भी कर रही हैं। बिल्कुल वाइफ्स भी कर रही हैं, दोनों तरफ है, दोनों ही जेंडर में मैं ये चीज़ें बोलूँगी कि हो रही है। तो जब वो इंसान वहाँ से धोखा खाता है ना, तब उसे रियलाइज़ होता है कि ओहो, मेरा पार्टनर तो बेस्ट है, मेरी मैरिज लाइफ तो सही चल रही थी, मैंने इसे ख़राब कर लिया। तो ऐसे में, ऐसे ही आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग केस बताती हूँ। एक आए थे मेरे पास, उन्होंने मुझे बोला कि जिनके साथ मेरा रिलेशनशिप है, मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि वो अपनी मर्जी चला रही हैं बहुत ज़्यादा। जब मैंने इस लड़की की कुंडली देखी और मैंने एनर्जी रीडिंग की, मैंने उनको बोला ये सिर्फ आपसे पैसे ऐंठेंगी, आपको कोई कमिटमेंट नहीं देंगी और आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। ही रियलाइज दैट थिंग, कह रहा मैं ये बहुत महीनों से ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ। उनको समझ में आ गया था, तो ही आस्क मी कि अब मैं इस रिलेशनशिप में और एफर्ट्स नहीं डालूंगा एंड आई विल गो बैक टू माय मैरिज। तो वो दशा आ गई थी उनकी वापस जाने की अपनी पत्नी के पास, और कुछ उन्हें गाइडेंस भी मिल गई एस्ट्रोलॉजिकल, तो इससे भी इस चीज़ को उनको क्लैरिटी मिल गई थी। यानी कि अगर कुंडली हमें ये भी बता सकती है कि अगर आपका किसी से के साथ अफेयर हो गया है तो वो आपका अफेयर के बाद शादी टूटेगी या आप वापस लौटेंगे। ये अभी हमने सिर्फ ये पूछा था पहले क्वेश्चन में कि क्या आप वापस लौट सकते हैं, क्या ये भी बता सकती है कुंडली कि ये अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ है तो निश्चित तौर पर आपकी शादी टूटने वाली है, आप उसे जोड़ने का एफर्ट ना करें? ये भी दिख जाता है, बहुत क्लियरली दिख जाता है, क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ की दोनों की दशाएं बहुत नेगेटिव चल रही हैं और वो बहुत लंबा पीरियड है, 2 साल का, 3 साल का, तो अगर सामने वाले का पेशेंस लूज़ हो रहा है तो वो ऑब्वियसली मैरिज को ख़त्म करना ही चाहेगा, वो नहीं एफर्ट कर पा रहा है। जैसे कई बार बहुत वीक दशाएं आ जाती हैं वाइफ की, जैसे राहु मून की आ रही है, उसको बहुत एंग्जाइटी होने लग जाती है कि मेरा पति तो कहीं और बाहर लगा हुआ है, मैं कब तक इस चीज़ को हैंडल करूँगी, मैं नहीं कर सकती इस चीज़ को, मैं और नहीं परेशान हो सकती, मुझे ख़त्म करना है रिश्ता। हालांकि हम उन्हें टाइम फ्रेम बताते हैं कि, बट वो बोलते हैं कि 2 साल 3 साल मैं नहीं वेट कर सकती। तो उन नाजुक दशाओं में जब आप डिसीजन लेते हैं तो आपकी मैरिज टूटने के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन जाते हैं। और कई बार मैम ऐसा भी देखा गया है मैरिड लाइफ में कि जब शादी होती है उस वक्त पति या पत्नी का जो व्यवहार है वो एक दूसरे के प्रति बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छा होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ उनका नेचर भी चेंज होने लगता है। तो कई बार कहते हैं लोग मजाक में कि अच्छा शादी पुरानी हो गई है तो इस वजह से अब आप एक दूसरे को बहुत इजी लेते हो, लेकिन इसके पीछे भी क्या कोई मतलब ग्रह और कुंडली वाला कोई सिनेरियो होता है? देखिए, कुंडली वाला सिनेरियो तो होता ही है। जैसे जैसे ग्रह नक्षत्र बदलते हैं, इंसान का पर्सनालिटी, इंसान का थॉट प्रोसेस, इंसान का बिहेवियर चेंज होता ही होता है। कोई एक इंसान बहुत इमोशनल होकर एक टाइम पे रो रहा होता है और कुछ महीने बाद वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसे फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। तो वो दशा ही बदलती है उस इंसान की कि अब उसे फ़र्क पड़ना बंद हो गया। क्यों? वो 4 महीने पहले तक रो रहा था और 4 महीने बाद वो इतना स्ट्रांग हो गया, क्योंकि दशा बदली। राहु में चंद्रमा आया तो इंसान रोता रहा, राहु में मंगल आया, दशा बदली, मंगल आपको एनर्जी देता है, आपको स्ट्रांग बनाता है अगर आपका मंगल कुंडली में अच्छे से प्लेस्ड है।
तो इंसान फिर स्ट्रांग हो जाता है। अच्छा पूजा जी, अगर हम बात करें पुराने ज़माने की, तो पुराने ज़माने में अक्सर देखा गया था कि ना तो लड़का लड़की से मिलता था, घर वाले ही मिला देते थे। हाँ, ये अलग बात है कि कुंडली का कितना रोल रहता था उस वक्त नहीं जानकारी, लेकिन हाँ, गुण ज़रूर मिलाते थे। जी। तो और उनकी शादियाँ लंबी भी चलती थी। तो वो ग्रह नक्षत्र उस वक्त अलग तरीके से चलते थे जो इस वक्त अलग तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि डिवोर्स के केसेस, आपस में क्लेश वाले केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले ऐसा क्यों नहीं था? तो क्या वक्त के साथ साथ ग्रहों ने भी अपनी दशा बदली है? ग्रह तो देखिए वही हैं, युग का अंतर आ जाता है, सतयुग, कलयुग। कलयुग चल रहा है ना अभी कलयुग हमारा। चल रहा है। तो कलयुग में पर पुरुष से संबंध, पर स्त्री से संबंध, ये लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं युग का बहुत फ़र्क पड़ता है। और आजकल के ज़माने में लोगों में पेशेंस ख़त्म हो गया है। पहले ज़माने में आप देखिए, जो हमारे पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, कितना पेशेंस था। हमारी मदर में, हमारी ग्रैंड मदर बिल्कुल, में बिल्कुल। हर तरह से एडजस्ट करती थी। आजकल की वुमेन भी इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। उनको लगता है एक लाइफ है, मैं क्यों इस इंसान के साथ एडजस्ट करने में अपनी लाइफ ख़राब करूं। तो युग का, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का और हर चीज़ का, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव तो पड़ता ही है। लेकिन मैम एक चीज़ बताइए, जैसे आप बोल रहे हो कि आजकल की लड़कियां एडजस्ट नहीं कर पाती, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिपेंड होती हैं खुद पर, तो आज के दौर में भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां लड़कियां एडजस्ट कर रही होती हैं और ससुराल वालों के थ्रू उनका या तो जलाकर मार दिया जाता है या घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि इसी दौर में उन लड़कियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सब कुछ खेल है आपकी कुंडली का। क्या आपको लाइफ पार्टनर कैसा मिला है, आपको ससुराल वाले कैसे मिले हैं। हम तो कई कुंडलियों में क्लियरली देख के बता देते हैं कि आपके ससुराल पक्ष अच्छा नहीं मिलेगा, आपकी मदर इन लॉ बहुत तेज़ होगी, आपके फादर इन लॉ कोऑपरेटिव नहीं होंगे, हस्बैंड सपोर्ट नहीं करेंगे। अब आपके ग्रह नक्षत्रों के साथ ही आप ऐसे पैदा हुए हो, तो आप क्या करोगे। अब ऐसी ही एक कुंडली आई थी, उस लेडी ने मुझे बोला कि मुझे रीमैरिज करनी है, मेरी एक बेटी है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप जितनी मर्जी शादियां कर लो, आपकी शादी नहीं चलेगी। उन्होंने बोला मेरी 2 शादियां टूट चुकी हैं ऑलरेडी और मैं तीसरी करने जा रही हूँ। मैंने कहा तीसरी भी नहीं चलेगी आपकी। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने तीसरी शादी भी कर ली। और 2 महीने बाद वो मेरे पास वापस आई और उन्होंने मुझे बोला कि मैम आपने बोला था ना, लेकिन मैंने फिर भी वो शादी कर ली, अब मैं क्या करूँ। मैंने कहा अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो डिवोर्स ही होगा। बट ये देखो, ये ना ग्रह नक्षत्र कुंडली बहुत क्लियरली दिखाती है कि कितनी मर्जी मैरिज कर लो, नहीं चलेगी आपकी, क्योंकि कुछ कुंडलियों में विवाह सुख होता ही नहीं है। अभी आप थोड़ी देर पहले एक सवाल के जवाब में बोल रहे थे कि कई बार आपको एंजाइटी फील होने लगती है या कुछ इस तरीके का आपने एक टर्म यूज़ किया था। तो मैंने कई अपने जानने वालों में देखा है कि इस तरीके की महिलाएं जिन्हें अपने परिवार में मतलब सुख नहीं मिल रहा है या वो वैसा पार्टनर चाहती थी जैसा उन्हें नहीं मिला और उनका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी नहीं है और वो डिप्रेस्ड हो गई हैं, उन्हें एंजाइटी जो है वो ऐसे बीमारी मिल गई है। तो परिवार के लोग भी जब वो कभी चिल्लाती हैं या नाराज़गी शो करती हैं तो परिवार वाले भी उन्हें बोल देते हैं जाओ अपना इलाज कराओ, दवाई खाओ। तो जब ग्रह और ये कुंडली का ये सब कुछ खेल है, तो ऐसे लोगों को क्या हम ज्योतिषाचार्य के ज़रिए समझा सकते हैं कि उनकी इस हालत के जिम्मेदार मतलब ग्रह या कुंडली हो सकती है, वो बीमार रियल में नहीं है? बिल्कुल, कई बार आते हैं, उनको लगता है कि मैं बहुत बीमार चल रही हूँ, जबकि हम उनकी कुंडली रीडिंग करते हैं, उनका एनर्जी चेक करते हैं, ऑरा स्कैनिंग करते हैं। तो ऑरा में नेगेटिविटी बिकॉज ऑफ थॉट्स आती हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है और नेगेटिव दशा स्टार्ट हो गई, चंद्रमा में राहु की आ गई, चंद्रमा में मंगल आ गया, चंद्रमा में केतु आ गया, आपको ओवर थिंकिंग देगा, एंग्जाइटी प्रॉब्लम देगा ही देगा। तो ऐसे में हम उन्हें ये बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचिए, मैरिज लाइफ को ठीक करने की कोशिश कीजिए, उपाय भी बताते हैं उन्हें हम। और कई बार देखिए, बात दिमाग से स्टार्ट होती है और जब इंसान ओवर थिंकिंग करता है तो वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा, फिज़िकली आपकी हेल्थ ख़राब कर देगा। तो हम लिटरली गाइडेंस देते हैं कि आप फिज़िकली बहुत परेशान हो जाओगे, आपको बहुत तरह की बीमारियां लग जाएंगी अगर आप अपने आप को पॉजिटिव नहीं करेंगे। तो काउंसलिंग सेशंस होते हैं, दशाएं बताई जाती हैं, उपाय बताए जाते हैं और उन्हें समझाया जाता है कि सामने वाला इंसान नहीं बदलेगा, आपको बदलना पड़ेगा। किसी और को बदलने की कोशिश ना करें, स्वयं को बदलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप उस शादी में भी रहना चाहते हैं
और आप अपने आप को भी हेल्दी रखना चाहते हो, तो आपको एक्सपेक्टेशन ज़ीरो करनी पड़ेगी और खुद पे सेल्फ लव पे फोकस करना पड़ेगा। तो ये गाइडेंस हमें देनी बहुत ज़रूरी हो जाती है ताकि सामने वाला समझ सके कि अब मुझे ज़ीरो एक्सपेक्टेशन के साथ सिर्फ खुद पे फोकस करना है। और जैसे कई बार लोग मेडिसिन पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मतलब डिप्रेशन आ गया, एंजाइटी हो गई, तो बिना मेडिसिन के वो ठीक नहीं हो पाते, तो क्या ऐसे लोग भी ग्रह नक्षत्र या कुंडली इन सब का वेट कर सकते हैं दवाइयों को छोड़कर कि भाई जब मेरे ग्रह नक्षत्र बदलेंगे तो मैं दवाइयों को क्यों खाऊं? जब चेंज होता है, सर्कल चेंज होता है, तो क्या दवाइयों को अवॉइड करना और ज्योतिषाचार्य के उनको सबको मैशअप करना ओके वो मैं समझ गई। देखिए जो आप कहना चाह रहे हैं, देखिए ज्योतिष गाइडेंस दे सकता है, लेकिन आप बोलो कि मेडिकल एडवाइस को सब्स्टिट्यूट करेगा तो नहीं। ठीक है, आप अगर सिवियर डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और इतना अनकंट्रोलेबल है, ज्योतिष उपाय तो आपके धीरे धीरे काम करेंगे, लेकिन उस समय पे आपको जो मेडिकेशन डॉक्टर दे रहा है, बिकॉज आपकी हालत इतनी ख़राब है, वो तो आपको लेनी पड़ेगी। हाँ, उसको आप धीरे धीरे उपाय से ग्रेजुअली कम कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा बेटर फील कर रहे हैं, लेकिन ज्योतिष कभी भी मेडिकल एडवाइस को सब्स्टिट्यूट नहीं करता है। हाँ, हम आपको दशाएं बता सकते हैं कि ये 1.5 साल बहुत भारी है, ओवर थिंकिंग रहेगी ही रहेगी। अब जैसे आप देखिए कि मकर राशि पे अब राहु ट्रांजिट होंगे, तो मकर राशि वालों को बहुत स्ट्रेस होने वाला है आगे आने वाले 1.5 साल में। अब तक कुंभ राशि वाले हमारे पास आए हैं, अब सारे मकर राशि वाले आएंगे हमारे पास, क्योंकि उनको स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही राहु का गोचर मकर राशि में आएगा उनको इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे, ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंग्जाइटी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। ये जनरल इफेक्ट की बात कर रही हूँ। और ऐसे में अगर दशाएं भी नेगेटिव हो गई तो डेफिनेटली एंग्जाइटी होती ही होती है। अभी पूजा जी, पिछले दिनों जो घटनाएं आई थी, हम एक बार फिर से वापस उसी में चल रहे हैं, और ऐसा भी देखा गया है कि जो क्राइम की घटनाएं अभी हाल फिलहाल में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते हुई थी, उनमें जो मारने और मरने वाले थे वो ऑलरेडी लव मैरिज ही किए हुए थे। तो फिर वक्त के साथ साथ अगर इस तरीके से लव मैरिज वाले लोग भी मर्डर करने लगेंगे किसी तीसरे पर्सन के लिए, तो कैसे सावधानी बरती जाए? और ये सब क्या है, ऐसे कैसे जो लव मैरिज कर रहे हैं और लास्ट में आके वो अचानक से अपने ही पार्टनर को छोड़ के, या छोड़ते भी नहीं हैं, उसको सीधे हत्या ही कर देते हैं, तो ये सिचुएशन कैसे हैंडल की जाए? देखिए, हत्या करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। सबसे पहले तो स्कीमिंग माइंड चाहिए, आप में वो डेयरिंग होनी चाहिए, और ये डेयरिंग आती है मंगल और राहु से। अगर आपकी कुंडली में, आपके लाइफ पार्टनर की कुंडली में मंगल राहु बहुत स्ट्रांग है, लगन के साथ संबंध बना रहा है, तो ऐसा इंसान बहुत डेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि कोई इंसान सीधा हत्या नहीं करता है, उससे पहले बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं जो हम शायद इग्नोर कर देते हैं। अगर आपका पार्टनर आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, आपका पार्टनर कहीं बार बार बाहर की तरफ फोकस कर रहा है, आप पे अटेंशन नहीं दे रहा है, तो कुछ अर्ली वार्निंग सिग्नल हर इंसान को मिलते हैं जो शायद हम सामने वाले से इतना प्यार करते हैं कि हम इग्नोर कर जाते हैं। अगर हम उन सिग्नल्स को समझें, उन सिम्टम्स को समझें, अपने पार्टनर से डिस्कशन करें, उनसे बात करें कि क्या कोई और इंसान है लाइफ में, अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। अगर सामने वाले में इतनी ओपन एंड हेल्दी डिस्कशन होती है, अगर डिस्कशन नहीं भी होती है लेकिन आपको साइंस मिल रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है, तो मुझे लगता है इंसान को एकदम से बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत होती है ऐसे में। तो क्या जब लोग लव मैरिज कर रहे होते हैं एक दूसरे को, तो उस वक्त क्या लव मैरिज करने वाले लोगों को भी अपनी कुंडली एक बार दिखानी चाहिए कि फ्यूचर में आप एक दूसरे के एनिमी भी बन सकते हो? बिल्कुल दिखानी चाहिए। हमारे पास कई कुंडलियाँ आती हैं जहाँ पे ग्रह नक्षत्र मैच नहीं करते, और हम क्लियरली बोलते हैं कि आपका 5 साल का रिलेशनशिप है, 7 साल का रिलेशनशिप है, कुंडली मैच नहीं कर रही, आगे जाके दिक्कत आएगी। बट लोग कहते हैं कि नहीं, हम निभाएंगे। तो ऐसे प्यार में होते हैं, ऐसे में मैं पर्सनली उनको पर्टिकुलर दशाएं बताती हूँ कि इन दशाओं में आपको दिक्कत आएगी, तो उसको रोका भी जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। अगर मुझे पता है ये 1 साल मेरा ख़राब है, मेरा और मेरे पार्टनर दोनों का ख़राब है, और इस 1 साल में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग आएंगी, बहुत आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, तो ऐसे में अगर मैंने आपको पहले ही बता दिया तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना कि बहस में नहीं पड़ना। आप मुझे कोई किसी भी तरह के आर्गुमेंट नहीं करना है, मुझे चुप रहना है। ऐसी एक कुंडली आई थी जहाँ पे उनके पार्टनर के साथ नहीं बन रही थी, उनका 7वें भाव में सूर्य था, तो सूर्य हमारा सेपरेटिव प्लैनेट होता है, तो वो 1 साल की उनकी सूर्य की दशा आई थी। तो मैंने उनको बोला था कि आप अगर ट्रांसफ़र ले सकते हैं तो कहीं और ट्रांसफ़र ले लीजिए, क्योंकि अगर आप एक ही घर में रहेंगे तो आप लोगों के झगड़े बढ़ेंगे और बात डिवोर्स तक पहुंच जाएगी।
तो उन्होंने 1 साल के लिए अपना ट्रांसफ़र दूसरी सिटी में कराया था और जब वो दशा ख़त्म हुई थी वो वापस नॉर्मल हो गए थे। नॉर्मल हो गए थे। तो इस तरह से ग्रह नक्षत्र हमसे क्या करवाना चाहते हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है और अकॉर्डिंगली हमें गाइडेंस देनी बहुत ज़रूरी है। और कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि रिलेशनशिप अगर ब्रेक हो रहा है कि वो लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है, इनकी शादियां इसलिए नहीं चल पा रही हैं, इसलिए इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, तो ये मांगलिक वाला क्या सीन होता है मैम कि लड़का लड़की मांगलिक हो तभी रिश्ता चलेगा, तभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होगा, वो दोनों एक साथ, मतलब क्या मांगलिक और नॉन मांगलिक लोग अगर शादी करते हैं तो क्या वो रिश्ता चलता नहीं है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मांगलिक अगर मैं बोलूँ तो 60 to 70% पॉपुलेशन मांगलिक होती है। लगन से मांगलिक होंगे या फिर आप चंद्रमा से मांगलिक होंगे या फिर आप शुक्र से मांगलिक होंगे। तो मांगलिक तो मंगल की प्लेसमेंट है। मंगल अगर आपकी कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 भाव में बैठ गया तो आप मांगलिक हैं। 80% 70% पॉपुलेशन मांगलिक है। तो इतना ठीक है। हाँ, मंगल दोष को हम प्रायोरिटी ज़रूर देते हैं कि क्योंकि मंगल ऊर्जा का कारक है। सामने वाले का एनर्जी लेवल दूसरे से मैच होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका एनर्जी लेवल और वाइब भी मैच नहीं हो रही है तो शादी कैसे चलेगी? इसीलिए हम बोलते हैं कि मांगलिक की शादी मांगलिक से होनी चाहिए कि एनर्जी और वाइब मैच करे उन लोगों की। लेकिन ऐसे केसेस में हमने ये भी देखा है कि जब दोनों का मंगल बहुत हाई होता है तो दोनों का एग्रेशन भी बहुत हाई होता है, वहाँ पे भी दिक्कत आती है। तो दिक्कत तो आती है क्योंकि देखिए मैरिज जो है ना एडजस्टमेंट का दूसरा नाम है। कोई भी मैरिज परफेक्ट नहीं होती। राम सीता जी की भी 36 के 36 गुण मिले थे। उन्होंने भी 14 वर्ष का वनवास काटा, उसके बाद उन्होंने भी वियोग सहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ग्रह नक्षत्र तो अपना कार्य करते ही हैं। एक सवाल और मैम कि कई बार ऐसा होता है आप जब वैवाहिक जीवन जी रहे होते हो तो अपने पार्टनर के साथ कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ आप फुल ऑफ लव हैं, मतलब बेइंतहा प्यार करते हैं आप इस इंसान को, और कुछ पल बाद या कुछ समय बाद अचानक से ऐसा लगता है कि ये हमारे जीवन का सबसे वर्स्ट पहलू है या सबसे वर्स्ट डिसीजन है हमारी लाइफ का। तो ऐसा क्यों होता है? अगेन वही बात, ग्रह नक्षत्र बदले हैं आपके, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बदल गई हैं, बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा। आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। जब आपकी दशाएं अच्छी थी, आप दोनों का एक दूसरे से प्यार हुआ, आपकी दशाएं अच्छी थी, आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने रहे। एक का प्रोफेशनली लो पीरियड आ गया, एक का प्रोफेशनली हाई पीरियड आ गया। जिसका हाई आ गया वो एटीट्यूड में आ गया कि सामने वाले को फेलियर समझने लग गया। वहाँ पे कॉपरेशन नहीं, मिसिंग है दोनों के बीच में। तो ये दशाएं ऊपर नीचे जब होती हैं उस समय में आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी वो एक इंसान जो एक समय में बहुत अच्छा लग रहा होता है एकदम से ख़राब लगने लग जाता है कि भाई मैं तो बहुत सक्सेसफुल हूँ या मैं तो बहुत अच्छा हूँ, इस इंसान की या तो तबीयत ख़राब है या इसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं क्योंकि उसकी दशा ख़राब है। तो ऐसे में आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। हाँ, और एक सवाल जो हमारे दर्शकों के लिए आप इसे सलाह भी बोल सकते हैं, जैसे अभी तक की हमारे डिस्कशन में एक चीज़ सामने आई कि कुंडली बहुत ज़्यादा मैटर करती है और पेरेंट्स चाहे शादी अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, अगर कुंडली देख के करी जाए तो फ्यूचर में आने वाली परेशानियों को एक हद तक कम किया जा सकता है। तो हमारे जो इंडियन पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की अरेंज मैरिज करते हैं या वो लोग जिन्होंने लव मैरिज की है या करने वाले हैं जिनके बीच में इस तरीके की सिचुएशन है, आप उनको क्या सलाह देंगी, स्पेशली पहले पेरेंट्स के लिए जो अभी शादी करने वाले हैं, कि उनको सिर्फ गुण मिलाने चाहिए या कुंडली मिलानी चाहिए? देखिए गुण मिलान जो है ना एक पार्ट होता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई एस्ट्रोलॉजर्स ना सिर्फ गुण मिला देते हैं कि 25 गुण मिल गए 36 में से कर दो शादी। अरे आपने लगन देखा दोनों का फ्रेंडली है या नहीं है, मून साइन फ्रेंडली है या नहीं है, आने वाली दशाएं कैसी हैं, लड़के का बिहेवियर पर्सनालिटी कैसी है, लड़की की बिहेवियर पर्सनालिटी कैसी है, ये सब देखना बहुत ज़रूरी होता है। कई कुंडलियाँ हमारे पास ऐसी आती है जहाँ पे बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजर ने तो कुंडली बहुत अच्छे से मिला दी थी, जबकि मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ कहाँ से अच्छे से मिलाई थी, तो कुंडली नहीं मैच हो रही, गलत भी कुंडली मैच करा देते कहीं एस्ट्रोलॉजर। ये भी सिचुएशंस हमने देखी है। और पेरेंट्स कई बार सोचते हैं कि नहीं सिर्फ कुंडली मिलानी सब कुछ है। नहीं, आपके पार्टनर के साथ, आपके बच्चे के पार्टनर के साथ कैसी कंपैटिबिलिटी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में। ऐसा एक केस आया था जहाँ पे एक लेडी अपने बेटे की कुंडली लेकर आई थी, 36 गुण मिल रहे थे लड़के और लड़की। कहती है मुझे इसी लड़की से अपने बेटे की शादी करनी है। मैंने उस लड़के की, उनके बेटे की कुंडली देख के ये बोला था, मैंने कहा आपका बेटा किसी और से शादी करना चाहता है, उस लड़की से शादी नहीं करेगा। तो उन्होंने बोला कि मेरे बेटे को अगर कोई पसंद होती वो मुझे ज़रूर बताता। मैंने कहा आप पूछिए उनसे जाके। 2 महीने बाद वो लेडी फिर आई
और उन्होंने बोला, एक और कुंडली दिखाई कि मेरा बेटा इस लड़की से शादी करना चाहता है, और उन लोगों की कुंडली मैच नहीं हो रही थी। तो वो बहुत परेशान थी, कुंडली मैच नहीं हो रही थी। तो मैंने उनको बोला, देखिए कुछ उपाय कीजिए, जो आएगा समय के साथ दिक्कत तो आएगी, उसको आपको हल करना पड़ेगा। बाकी अगर दोनों पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आप डिस्कशन कीजिए कि ये नेगेटिव पॉइंट्स है कुंडली की, ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इस तरह से आपको निभाना है। यानी कि कुल मिला के ऐसा है कि चाहे मैरिज अरेंज हो या लव मैरिज हो, हालात और ग्रह टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। और पेरेंट्स के लिए भी ये ज़रूरी है कि अगर वो अपने बच्चों की अरेंज मैरिज कर रही हैं तो वो कुंडली को ज़रूर मिलाएं, सिर्फ गुणों पर ध्यान न दें। और अगर आप लव मैरिज करने वाले हैं या कर भी चुके हैं, अगर स्थिति खराब है करने के बाद, तो या तो उपाय करिए या फिर आप अपनी कुंडली को एक बार दिखाइए, या हो सके तो शादी से पहले ही दिखाइए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आज की इस पूरी चर्चा में हमने समझने की कोशिश की कि क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई कनेक्शन कुंडली से हो सकता है। ग्रहों की स्थिति, दशा और कुंडली में बने योगों को ज्योतिष अपने तरीके से ज़रूर समझाते हैं, लेकिन एक बात शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, किसी रिश्ते को बचाना है या तोड़ना है, वफादार रहना है या किसी और रिश्ते की तरफ बढ़ना है, आखिरी फैसला इंसान का ही होता है। कुंडली किसी परिस्थिति की तरफ इशारा कर सकती है, लेकिन किसी के अपराध, धोखे या गलत फैसले की जिम्मेदारी ग्रहों पर नहीं डाली जा सकती, क्योंकि आखिरी में सवाल ये नहीं कि कुंडली में क्या लिखा था, सवाल ये है कि हमने अपनी जिंदगी में क्या चुना।